हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 5वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न का उत्तर बताए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यदि आप लोग पिछला 3 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो यह क्लास होगा वह इस चैप्टर का चौथा पार्ट क्लास है, यानी कि चौथा क्लास है। और आज के इस क्लास में आपका यह वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ही, इसके अलावा इसके पहले के भी 3 वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब बेझिझक दे सकें, बड़े आराम से दे सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और आज के इस क्लास में हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे कि लेंज का नियम क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम लोग लेंज का नियम समझेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लेंज का नियम क्या है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब कि जो उसे उत्पन्न किया है उसी का विरोध करना ही क्या कहलाता है, लेंज का नियम कहलाता है। बस आप लोग सिंपल सा एक लाइन ध्यान रखिएगा कि जो उत्पन्न किया है उसी का अगर विरोध कर रहा है तो उसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा की उत्पत्ति होती है, किस चीज से धारा की उत्पत्ति होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा की उत्पत्ति होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसी को बोलते हैं लेंज का नियम। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है। तो डायनेमो के बारे में हम आपको बताए हैं कि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित्र या फिर इसको डायनेमो भी बोलते हैं, या फिर आप लोग इसे बोलचाल की भाषा में जनरेटर भी बोलते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि जनरेटर क्या होता है। आप लोगों के घरों में जनरेटर भी जरूर होता होगा, या फिर जब आप लोग के घरों में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, तो वहां पर लाइट जलाने के लिए जनरेटर को बुलाया जाता है, या फिर जनरेटर मशीन लगाया जाता है जिससे कि लाइट जले। तो जिससे लाइट जलता है उस मशीन को ही जनरेटर बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं कि जनरेटर कैसा होता है। और ऐसे तो आप लोग के नज़र से जनरेटर छिपा हुआ शब्द नहीं है, आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जनरेटर क्या होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में विद्युत जनित्र और साइंस की भाषा में डायनेमो बोला जाता है। तो चलिए हम आपको डायनेमो के बारे में ही समझाते हैं। आपको पता होगा कि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे, फिर इसका बनावट भी जानेंगे कि इसका बनावट कैसा होता है, यानी कि कैसे इसका निर्माण किया जाता है और किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। पूरे बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत जनित्र या फिर डायनेमो या फिर जनरेटर क्या होता है। कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अभी हम आपको बताएं कि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बस डायनेमो के बारे में यदि लिखना आ जाए तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि डायनेमो एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलिए हम लोग इसके बनावट के बारे में समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन से सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो कह रहा है कि डायनेमो को बनाने के लिए एक शक्ति वाली नाल चुंबक लेते हैं। बहुत ज़्यादा शक्ति वाली नाल चुंबक लिया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाल चुंबक जितना ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा डायनेमो का पावर भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो कह रहा है कि डायनेमो को बनाने के लिए एक शक्तिशाली नाल चुंबक लेते हैं जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह
भी पूछता है कि नाल चुंबक का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाल चुंबक का दूसरा नाम है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, क्षेत्र चुंबक के बीच में एक आयताकार नरम लोहे का प्लेट होता है जिस पर बहुत सारा तांबा का तार लपेटा होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कॉइल। ठीक है, तो जो कॉइल होता है उस पर बहुत सारा तांबा का तार लपेटा होता है। जिस प्रकार से आप लोग मोटर में देखे थे कि तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि डायनेमो में भी बहुत सारा तांबा का तार लपेटा हुआ है। तो उसी चीज को यहाँ पर कह रहा है कि इसमें बहुत सारा तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, जिसके कारण इस कुंडली को आर्मेचर भी कहते हैं। यानी कि जिस पर जो तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है उसको आर्मेचर बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलय से ढका होता है जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है। जिस प्रकार से आप लोग मोटर में देखते थे कि इसमें एक पीतल का वलय रहता था और कार्बन का एक क्षण जो होता था वह उसे स्पर्श करता था। क्षण के जगह पर हम लोग ब्रश कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ब्रश के जैसा ही एक कार्बन का प्लेट वहां पर लगा होता है जो पीतल को स्पर्श करता है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर हम चित्र ऊपर में बना दिए हैं, नीचे स्पेस नहीं था इस वजह से। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फिगर में इसी प्रकार का बनावट होता है डायनेमो का। अगर आपसे परीक्षा में चित्र पूछ दे तो आप लोग यहाँ पर चित्र को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो शक्तिशाली नाल चुंबक लगा दिया गया है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर आप लोग आर्मेचर देख रहे हैं जिस पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, और यहाँ पर आप लोग कार्बन का ब्रश देख रहे हैं, यहीं पे कार्बन का ब्रश रहता है और यहाँ पर पीतल लगा हुआ रहता है। तो बस इतना सा ही बनावट होता है। इतना अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग चित्र आसानी से बना लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आगे हम समझाएंगे। यहाँ पर बीच में जो आर्मेचर लगा हुआ है इसका नाम हम रख दिए हैं AB और DC, और यही जो आर्मेचर होता है वह गोल गोल इस प्रकार से घूमते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से गोल घूमता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बनावट के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि डायनेमो को बनाने के लिए एक शक्तिशाली नाल चुंबक लेते हैं जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं, और एक आयताकार नरम लोहे का प्लेट भी होता है जिस पर बहुत सारा तांबा का तार लपेटा होता है जिसे आर्मेचर बोलते हैं, और आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलय से ढका होता है और उसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो देखिए, कह रहा है कि जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, यानी कहने का मतलब कि जो कॉइल रहता है, जो कॉइल वाला भाग होता है, अगर उसको हम लोग घुमाएंगे तो कुंडली के भीतर लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जब कुंडली का AB भाग ऊपर और CD भाग नीचे आता है, AB भाग ऊपर और CD भाग नीचे, कहने का मतलब कि जब हम लोग कुंडली को घुमाएंगे तो जो नीचे वाला भाग होगा वह ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाला भाग होगा वह नीचे जाएगा। फिर जब घूमेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। मतलब जब तक घूमते रहेगा तो ऊपर नीचे तो वह होते रहेगा। इसी को कहा गया है कि जब कुंडली का AB भाग ऊपर और CD भाग नीचे आता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारा A से B और C से D प्रवाहित होता है। पुनः आधे चक्र के बाद जब DC भुजा ऊपर और AB भुजा नीचे होती है तो धारा DC BA की ओर प्रभावित होता है। आप लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे कि AB क्या है, BD क्या है, BA क्या है, तो यहाँ पर हम आपको फिगर में समझाए थे। आपको यहाँ पर फिगर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम आपको फिगर में समझाए थे कि जो यह वाला भुजा है वह AB है, यह वाला भुजा है वह DC है, यहाँ पर AD है और BC है, और ऊपर जो देख रहे हैं यह नाल चुंबक है जिसको हम लोग नॉर्थ और साउथ से यहाँ पर बोधित कर दिए हैं। यहाँ पर जब AB ऊपर जाएगा तो DC नीचे आएगा और जब DC ऊपर जाएगा तो AB नीचे आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो धुरा लगा हुआ होता है वह लगातार घूमते रहता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो बस उसी चीज को हम यहाँ पर शब्दों में लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि AB भुजा नीचे होती है तो हमारा DC BA की ओर प्रभावित होता है, जो पहले की दिशा का विपरीत है। इसके पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन आधे चक्र में धारा का मान बदल रहा है, अर्थात धारा शून्य से महत्तम और महत्तम से शून्य हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि जब वह घूमता है, आर्मेचर घूमता है, तो जो धारा का मान होता है वह बढ़ते घटते रहता है, और जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो इस स्थिति में धारा का मान शून्य हो जाता है। लेकिन जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो इस स्थिति में धारा का मान महत्तम
परिवर्तन होता है और धारा के परिवर्ती मान होने के कारण इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यह दोनों चीज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में तो अभी हम आपको बताएंगे और दिष्ट धारा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि धारा के परिवर्ती मान होने के कारण इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वह हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वह अस्थायी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस प्रकार से समझिए कि जो बैटरी में लाइन होता है, आप लोग के घरों में बैटरी होता होगा, उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित होता है और जो लाइन आता है, बिजली आता है, वह एसी रहता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा रहता है। तो एसी और डीसी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, यानी कि जो पोल के माध्यम से हमारे पास जो लाइन पहुंचता है पावर ग्रिड के माध्यम से, वह एसी होता है, और जो बैटरी वाला लाइन होता है वह डीसी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विद्युत जनित्र किस प्रकार से काम करता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। बस थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जो नीचे वाला भाग होता है वह ऊपर जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे आता है, इसी प्रकार से वह काम करते रहता है। तो यहाँ पर आप लोग विद्युत जनित्र के बारे में समझ गए होंगे कि विद्युत जनित्र क्या है या फिर डायनेमो क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार रूप से पता चल गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं अगला नंबर प्रश्न। दिष्ट धारा डायनेमो क्या है? ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा डायनेमो कहने का मतलब कि वैसा डायनेमो जिससे कि दिष्ट धारा निकलता हो। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि डायनेमो क्या है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दिष्ट धारा डायनेमो क्या है। तो यदि लघुतरीय प्रश्न में पूछ दिया जाए कि डायनेमो क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक ऐसा युक्ति है जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि जो डायनेमो है वह एक ऐसा युक्ति है जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। दिष्ट धारा डायनेमो का बनावट लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के जैसा ही होता है, यानी कि जैसे जो बिजली तैयार किया जाता है उसी प्रकार से डायनेमो का भी बनावट होता है, यानी कि जनरेटर का बनावट भी उसी प्रकार से होता है। बिजली बनता होगा, आप लोग देखते होंगे कि चाहे तो वाष्प से बनता है, पानी से बनता है, हवा से बनता है। हवा से जब बनता है तो जब तेज हवा चलता है तो वह घुमाता है, और जब घुमाता है तो घूमने के कारण ही बिजली बनता है। पानी से जो बिजली बनता है वह भी इसी प्रकार से होता है कि नीचे एक टरबाइन लगा होता है, और जब टरबाइन पर पानी गिरता है तो वह उसको घुमाता है, और घुमाने से ही बिजली बनाता है। लेकिन डायनेमो में न तो पानी होता है न तो वाष्प होता है, यहाँ पर तो हीटर की सहायता से ही डायनेमो को घुमा दिया जाता है और बिजली का निर्माण हो जाता है। तो उसी चीज को कह रहा है कि दिष्ट धारा डायनेमो का बनावट लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें वलय के खंड लगे होते हैं। यहाँ पर आप लोग फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं कि सेम बनावट उसी तरह का होता है जैसा कि जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली तैयार किया जाता है। यानी कि डायनेमो का बनावट और जो पवन चक्की की सहायता से या फिर टरबाइन की सहायता से जो बिजली का निर्माण किया जाता है, दोनों का बनावट एक ही होता है, दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिगर को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर नीचे लिखा हुआ भी है कि इसमें प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा का मान बदलने पर भी यह लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा डायनेमो कहा जाता है। दिष्ट धारा के बारे में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैटरी से निकलने वाला धारा दिष्ट धारा होता है, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा धारा प्रवाहित होता है, तो यहां पर आपको बताना है कि दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। अब चलिए निचला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, और यह सबसे आखिरी प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। काफी सिंपल है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। तो आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। एक तरफ हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ हम लोग दिष्ट धारा लिख देंगे। प्रत्यावर्ती धारा की तरफ सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का मान भी बदलते रहता है और दिशा भी बदलते रहता है। लेकिन दिष्ट धारा में धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा अंतर है कि इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको हम लोग आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को कठिनाई से उत्पन्न किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा।
तीसरा नंबर है कि इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। एसी से डीसी में आप लोग तो बदलने के लिए चार्जर का इस्तेमाल भी करते होंगे, यानी कि जो लाइन होता है उसमें अपना मोबाइल चार्जर खोजते हैं और उसके बाद जो पिन होता है उसको मोबाइल में डालते हैं तो देखते हैं कि वह तुरंत एसी से डीसी में बदल जाता है। यानी कि एसी को डीसी में बदलना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन डीसी धारा को आसानी से एसी में नहीं बदला जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा नंबर कह रहा है कि यह धारा डीसी के सापेक्ष अधिक घातक होता है। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि ज़्यादा घातक कौन सा धारा होता है, दिष्ट धारा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा। यानी कहने का मतलब कि जो लाइन वाला धारा होता है जो ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो बैटरी वाला लाइन होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो पावर ग्रिड से लाइन आता है हमारे घरों में वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन बैटरी से हमें उतना झटका महसूस नहीं होता है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, लेकिन यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। यानी कि जो डीसी धारा है वह कम घातक है और जो एसी धारा है वह ज्यादा घातक होता है। उसके बाद पांचवा अंतर लिखेंगे कि यह धारा चालक के सतह से प्रवाहित होता है, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वह चालक के बीच से प्रवाहित होता है। चालक में देखते होंगे कि बीच वाला जो भाग होता है उससे दिष्ट धारा प्रवाहित होता है और जो सबसे ऊपर यानी कि सतह पकड़ के जो धारा जाता है उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में काफी आसान अंतर है, आप लोग आराम से लिख लेंगे। 5 अंतर है। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो हमेशा 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप लोग 5 पॉइंट से कम लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए जब भी लिखेंगे तो 5 पॉइंट जरूर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन दिष्ट धारा में धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा में कि इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को कठिनाई से उत्पन्न कर सकते हैं। इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, यानी कि एसी को डीसी में बदलना आसान है, लेकिन डीसी को एसी में बदलना आसान नहीं है। उसके बाद चौथा लिखेंगे कि यह धारा जो होता है वह कम घातक नहीं होता है, यानी कि बहुत अधिक घातक होता है। यानी कि जो एसी होता है वह ज़्यादा घातक होता है, लेकिन जो डीसी होता है वह कम घातक होता है। उसके बाद पांचवा लिखेंगे कि यह धारा चालक तार के सतह से प्रभावित होता है, लेकिन इधर लिखेंगे दिष्ट धारा की तरफ कि यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ को लिखें। यह प्रश्न उतना ज़्यादा परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके सिलेबस में है तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, लेकिन यह वाला प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के निम्नलिखित लाभ है। पहला, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा का क्षय नगण्य होता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। यह क्रिया आसानी से दिष्ट धारा के साथ नहीं होता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग बड़े बड़े कारखानों में होता है। जब गांव रहता है तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर अलग से दिया जाता है। यानी कि बड़े जगह को कवर करने के लिए हमेशा प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे दूसरा कि क्या लाभ है। कह रहा है कि इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाकर बहुत दूर तक इसे भेजा जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके घर से पावर ग्रिड कितना दूर होता है, लेकिन फिर भी आपके घर तक बिजली पहुंचता है। यानी कहने का मतलब कि इसे बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसका एक लाभ यह भी है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे कि इस धारा का विद्युत वाहक बल कम करके 6 वोल्ट की बत्ती को भी जलाया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में जो बिजली आती है वह बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है छूने पर, लेकिन फिर भी उससे एक छोटा सा मोबाइल चार्ज हो जाता है बड़े आसानी से। यानी कहने का मतलब कि उसको कमा करके हम लोग 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा लाभ है कि इस धारा में ऊर्जा का क्षय न के बराबर होता है। यानी कि इसमें बिजली का जो बर्बादी होता है वह बहुत कम होता है। तो इसका जो क्या क्या लाभ था प्रत्यावर्ती धारा का, इसके बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका हानि क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस चीज़ से हमें लाभ होता है उस चीज़ से हानि भी जरूर होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या हानि है इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
कह रहा है कि इस धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है, सबसे पहला हानि है। यानी कहने का मतलब कि विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन इससे नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है कि प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कभी भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को जमा करके नहीं रख सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोग डीसी को यानी कि दिष्ट धारा को रख सकते हैं जमा करके, उस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा को नहीं रख सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब एक बार बैटरी चार्ज हो जाता है तो वह 1 दिन 2 दिन तक चलते रहता है, यानी कि वह धारा का संचय कर लिया, धारा को जमा कर लिया। तो दिष्ट धारा जो है वह धारा को जमा कर सकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा कभी भी धारा को जमा नहीं कर सकता है। चौथा है कि इस धारा के स्पर्श मात्र से ही बहुत तेज झटका मारता है। आप लोग देखते होंगे कि जब लाइन गलती से भी छुआ जाता है तो कितना जबरदस्त का झटका लगता है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। तो यह जो हो गया वह प्रत्यावर्ती धारा का एक हानि हो गया। उसके बाद पांचवा है कि इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इस धारा का जो उपयोग होता है वह विद्युत चुंबक में नहीं किया जा सकता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबक में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का कि दिष्ट धारा का, तो आपको जवाब देना है कि प्रत्यावर्ती धारा का। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक के सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि काफी आसान है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 15 एम्पियर का धारा पावर लाइन होता है जिसका उपयोग विद्युत हीटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्त्री इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा घरेलू लाइन कहलाता है, इसका उपयोग बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, टीवी ये सब चलाने में किया जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पंखा चलाने के लिए कितने एम्पियर की धारा की जरूरत होती है, तो आपको बताना है 5 एम्पियर धारा की जरूरत होती है। उसी प्रकार से आगे 2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो किस चीज पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और उसके बाद आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। तो कुल मिलाकर के आपके इस चैप्टर में बस इतना ही प्रश्न था जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर अब भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया और आज के अगले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म करा देंगे, जो इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।